गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ेंगे संचयन का पाठ 2 सपनों के से दिन। इस पाठ के लेखक हैं श्री गुरदयाल सिंह जी। किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले हमको लेखक के विषय में जानना आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं गुरदयाल सिंह जी के विषय में। पंजाब के जैतू कस्बे में 10 जनवरी 1933 को एक साधारण दस्तकार परिवार में, जो हाथ से बनी चीजें बनाते हैं, दस्तकार लोग उन्हीं को कहते हैं, किसी किसी कला में प्रवीण होते हैं, तो ऐसे परिवार में जन्मे गुरदयाल सिंह ने बचपन में कीलों हथौड़ों से काम करते हुए शिक्षा पूरी की और कलम पकड़ी मीन्स लिखना शुरू किया। 1954 से 1970 तक स्कूल में अध्यापक रहे। पहली कहानी 1957 में पंच दरिया पत्रिका में प्रकाशित हुई। जब कॉलेज में आप प्राध्यापक हुए, प्रोफेसर हुए, तो अपने ही उपन्यास पढ़ाने का मौका आपको मिला। अंततः यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद से अवकाश ग्रहण किया। गुरदयाल ठेठ ग्रामीण परिवेश और भावबोध के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। बड़े सहज रूप से वे अपने पात्रों का चयन खेतीहर मजदूरों, पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के बीच से करते हैं, जो सदियों से अपने समाज की उस दूषित व्यवस्था के शिकार हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी शारीरिक हड्डियों को ही नहीं गलाती रही है, बल्कि उनकी पूरी मानसिकता को दीनहीन और बेबस बनाए हुए है। पंजाबी भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित गुरदयाल सिंह को अपने लेखन के लिए साहित्य अकादमी, सुबेतलैंड नेहरू सम्मान, पंजाब की साहित्य अकादमी सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। उन्होंने बतौर लेखक कई देशों की यात्रा भी की है। उन्होंने अब तक 9 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, 1 नाटक, 1 एकांकी संग्रह, बाल साहित्य की 10 पुस्तकें और विविध गद्य की 2 पुस्तकों की रचना की है। गुरदयाल सिंह की प्रमुख कृतियां हैं मणि का दीवा, अथ चांदनी रात, पांचवा पहर, सब देश पराया, सांझ सवेरे और आत्मकथा क्या जानूं मैं कौन। गुरदयाल सिंह जी का निधन 16 अगस्त 2016 को हुआ। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग गुरदयाल सिंह द्वारा लिखित पाठ सपनों के से दिन। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता है। लेखक ने इसमें अपने बचपन का जिक्र किया है और उन्होंने बताया है कि उनके साथ जिस तरह के बच्चे खेलते थे, उनकी स्थिति लगभग वैसी ही थी जैसी उनकी थी। सबका हाल एक सा ही था। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाली कई जगह से फटे हुए कुर्ते और बिखरे बाल। उन्होंने उस दशा का वर्णन किया है जिसमें वो लोग खेलते रहते थे। ना तो उनके पैर में जूते चप्पल होते थे, फटी मैली सी कच्छी होती थी और उनके जो कुर्ता वो पहने होते थे वो कई जगह से फटा होता था, बटन टूटे होते थे, बाल बिखरे हुए होते थे। तो उस टोली का, उस मंडली का जिक्र जिन्होंने अपने मित्रों का किया है, इनकी भी दशा यही थी और इनके मित्रों की भी लगभग यही थी, जो इनके साथ खेलने वाले बच्चे हुआ करते थे। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहां कहां चोट खा लेते। खेलने का एक जुनून सा था। तो खेलते खेलते लकड़ी के ढेर पर चढ़ते, उससे कूदते, नीचे गिरते तो बहुत जगह इन लोगों को चोट लग जाती। और पहले से ही जो इन्होंने हमने भी बताया कि इनका कुर्ते फटे हुए होते थे, पुराने कुर्ते थे, तार तार थे, जगह जगह से फटे थे, जो उसके बटन टूटे थे, तो क्या होता कि वो और फट जाते। धूल भरे कई जगह से छिले पांव पिंडलिया या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते। जब ये इस स्थिति में अपने घर पहुंचते, सब जगह धूल मिट्टी भरी होती, पैर उनके छिले होते चोट लगने के कारण और कहीं कहीं पर खून जम चुका होता। रेत मिट्टी से लथपथ जब ये अपने घर में पहुंचते तो इनके माँ बहनों को इनके ऊपर कोई तरस नहीं आता, कोई दया नहीं आती, बल्कि इसकी जगह उनकी और पिटाई होती। आज जैसी स्थिति नहीं थी कि बच्चे को जरा सी चोट लगी, माँ गोदी में उठा लेती है, माँ पुचकारने लगती है, टिटनेस का इंजेक्शन लगाती है। उस समय अगर इस तरह से बच्चे
आते थे गिरते पड़ते चोट लगा करके, तो उनको प्यार और सहानुभूति की जगह और घर में खूब पिटाई होती। इस उस समय कोई किसी प्रकार के ह्यूमन राइट कमीशन नहीं थे जो कि इनको रोक लगाते कि माँ बाप को बच्चे की पिटाई नहीं करनी चाहिए। बच्चों की पिटाई होती थी, बच्चे सही लाइन पर आते थे और कभी भी मारपीट का बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि उसमें बच्चों की भलाई छुपी रहती थी। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे, बहुत गुस्सा वाले थे पिताजी लोग। पीटने लगते तो ये ध्यान भी नहीं रखते, इतनी पिटाई करते कि उन्हें ये ध्यान नहीं रहता कि बच्चे के नाक मुंह से खून बहने लगा है, उसे कहाँ चोट लगी है, और बच्चे भी बुरा नहीं मानते थे। परंतु इतनी पिटाई होने के बाद, इतनी बुरी पिटाई होने के बाद दूसरे दिन फिर खेलने चले जाते हैं। ये बाल मनोविज्ञान है, बच्चों की इच्छा शक्ति है। बच्चे अपने को रोक नहीं पाते थे खेलने से, और इतनी पिटाई होने के बाद भी फिर से खेलने के लिए निकल जाते थे। यह बात तब ठीक से समझ में आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहां बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। तो लेखक ने बताया कि ये बात उन्हें तब समझ में आई, बच्चों की इस मनोस्थिति को वो तब समझ पाए जब वो स्कूल के अध्यापक बने और ट्रेनिंग करने के लिए, जैसे कि आजकल बीएड में पढ़ाया जाता है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ट्रेनिंग होती है पूरी। तो वहां पर उन्होंने बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी का विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में वो तभी जान पाए कि बच्चों को खेलना इतना अच्छा क्यों लगता है, कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी बच्चे खेलने चले जाते हैं। जब वो खुद अध्यापक बने तब जब उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी, तब महसूस कर पाए कि बच्चों के मन में ये विचार बार बार क्यों आता है, बच्चे खेलने के प्रति क्यों भागते हैं। तभी उनको ये समझ में आया। मेरे साथ, लेखक ने आगे लिखा कि मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों से हुआ करते थे, अर्थात सबका पारिवारिक स्तर लगभग आर्थिक पारिवारिक स्तर सबका समान ही था। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से आकर बसे थे। ये लोग गांव से शहर में आकर बसे थे। 2-3 घर साथ ही उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही नहीं थे, बहुत सारे बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे। जो कुछ कभी गए भी तो पढ़ाई में उनकी रुचि नहीं थी। और क्या किया उन्होंने, किसी दिन बस्ता स्कूल तालाब में फेंक आए जाकर के, और फिर स्कूल गए नहीं। उनकी बिल्कुल पढ़ाई में रुचि नहीं थी, ना उन पर कोई मानसिक दबाव था कि बेटा तुम्हें पढ़ना है। तो उन्होंने क्या किया, अपना स्कूल बैग तालाब में फेंक दिया। ना ही माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा, माँ बाप का कोई प्रेशर भी नहीं था। यहाँ तक कि परचूनिये आड़तिये भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। लेखक ने कहा है कि जिनकी जनरल मर्चेंट की दुकान थी, जो दाल चावल अनाज आदि का बिजनेस करते थे, वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना कोई जरूरी नहीं समझते थे। उनका क्या कहना था, उनकी सोच क्या थी, वो हम अभी आपको बताते हैं। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने क्या तहसीलदार लगवाना है। जब मास्टर जी कभी पूछते उनकी शिक्षा के बारे में तो वो कहते थे कि अब मुझे तहसीलदार तो बनाना नहीं अपने बच्चे को, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वा कर दुकान पर बइया लिखने लगा लेंगे। तो जब मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो लंडे मीन्स हिसाब किताब रखने की प्राचीन लिपि, और बही मीन्स दुकान का हिसाब किताब रखने का ब्यौरा, खाता जिसको बोलते हैं। तो वो उनको पंडित 5-6 महीने में पढ़ा देंगे और बस इतना काम इनको आ जाएगा। मुनीमी का काम सिखा देंगे, अर्थात हिसाब किताब लिखना सिखा देंगे, बस इतना बहुत है। वहां तो अभी तक अलिफ बे जीम चा भी सीख नहीं पाया। स्कूल में तो अभी ये उर्दू के अल्फाबेट हैं, उर्दू की लिपि के शब्द हैं, जिनको अभी बच्चा अभी तक सीख नहीं पाया। तो बहुत जरूरी नहीं है बच्चे का पढ़ना, किताब दुकान को संभालना सीख ले, हमारे लिए इतना ही बहुत है। हमें कोई उसको तहसीलदार नहीं बनाना है। आगे लेखक ने क्या बताया कि हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आके मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। तो बहुत से बच्चे राजस्थान से आए थे, परिवार हरियाणा से आए थे, तो व्यापार करने के लिए आए थे, दुकानदारी करने के लिए आए थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते थे। जब ये बच्चे छोटे छोटे थे तो हरियाणा और राजस्थान के बच्चों की बोली बहुत कम समझ में आती थी। उनके कुछ शब्द सुनकर के तो लेखक को हंसी आने लगती थी, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की खूब
अच्छी तरह बात को अच्छी तरह समझ लेते। उसमें भाषा का ही बाधा नहीं बनती थी जब ये लोग खेलते थे कि कोई हरियाणवी है, कोई राजस्थानी है, वहां पर भाषा की कोई व्यवधान नहीं डालती थे, कोई ऐसा नहीं लगता था कि एक दूसरे की बात समझ नहीं पा रहे हैं। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार एह खेड़न दे के दिन 4 कैसे बीत गए। उन्होंने कहा कि हमको ये पता भी नहीं चला, ये लोकोक्ति है कि खेलने के दिन 4 पता नहीं कैसे बीत गए। हम में से कोई ऐसा नहीं था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद ना समझता हो। उस समय के बच्चों का जो सोच थी, जो उन्होंने सोचा था मन में कि वो पढ़ने को कैदी बनना जैसा समझते थे। उन्हें लगता था कि हमको कैदी बना दिया गया पढ़ने को। पढ़ने में किसी की रुचि नहीं थी। तो ये लोग ज्यादा पढ़ नहीं पाए। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम करने लगे। जो भी उनका व्यापार था, जो भी छोटी दुकानदारी थी, बड़ी दुकानदारी थी, बच्चे मिलकर अपने माँ बाप के साथ काम कराने लगे। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। ये शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे। लेखक ने कभी आधी शताब्दी पूर्व पढ़ा था कि बचपन में घास अधिक हरी लगती है और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। परंतु आज तक शब्द याद है, आज तक याद है। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं, सोच समझ के अनुकूल रहा होगा। परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छांटे झाड़ उगे थे, जो पेड़ उगे थे दोनों तरफ, गैलरी जैसी थी, जिन्हें हम डंडियां कहा करते थे, उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक आंख मूंद कर भी महसूस कर सकता हूँ। बचपन की यादें उनकी तीव्र हैं, इतनी उनके मन में समाई हुई है कि वो स्कूल में किनारे जो झाड़ियां लगी रहती थी, जो पेड़ लगे रहते थे, उनकी पत्तियों की महक वो आंख मूंद करके अनुभव कर लेते थे। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे। फूलों की क्या वैरायटी थी उस समय, जो उनके स्कूल में क्यारियां बनी रहती थी, उसमें कौन कौन से फूल, गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूसरी सफेद कलियां भी हुआ करती थी। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपरासी से आंख बचाकर कभी कभार क्या करते थे कि चंदू चपरासी की आंख बचाकर उससे छुप कर कभी कभार एक दो कलियां तोड़ लिया करते थे और उसकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ। काफी उम्र तक उनको वो सुगंध उनके मन में समाई रही और वो महसूस कर लेते थे। जब हमको कोई काम मना किया जाता है कि हमको ये काम करना मना है, अक्सर आप लिखते हैं कि फूल तोड़ना मना है या कोई और काम मना होता है, तो व्यक्ति उस काम को जरूर करता है। तो चंदू चपरासी जो सुरक्षा के लिए था, पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए था, फूलों की कलियों की सुरक्षा के लिए था, तो ये लोग बचपन इसी को कहते हैं। तो ये लोग आंख बचाकर कि उसको दिखाई ना दे, वो इधर उधर हुआ और ये लोग कलियां तोड़ लिया करते थे और दूर देर तक उसको सूंघते रहते थे। उसके बाद कुछ देर बाद फिर क्या करते थे इनको अब याद नहीं है कि वो जेब में डाल लेते थे और माँ धोने के, जब उनके कपड़े धोती थी, धोने के समय उसको बाहर फेंक देती थी, या फिर जब ये स्कूल से बाहर निकलते थे तो बकरी के मेमनों की भांति उसको चढ़ जाया करते थे। आज उनको इतने समय बाद ये बात याद नहीं है कि उन कलियों का ये लोग क्या किया करते थे। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते। जब इनका कहना है कि जब ये अगली कक्षा में जाते, नेक्स्ट क्लास में जाते, तो इनको क्या एहसास होता कि वे कुछ बड़े हो गए हैं। बड़े होने का एहसास होता कि अरे अब हमारी उम्र, हम बड़े हो गए हैं, बड़ी कक्षा में आ गए हैं। तो इससे उनमें एक्साइटमेंट भी होता, खुशी भी होती। परंतु दूसरी ओर, एक तरफ तो एक्साइटमेंट होता, खुशी होती, और दूसरी तरफ इन्हें नई पुरानी कॉपी किताबों से जाने कैसी बात आती, कैसी दुर्गंध आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते हैं। क्योंकि गलत करने पर, पढ़ के ना आने पर जो टीचर होते वो भी इन लोग की पिटाई किया करते थे। तो ये उनके डर से कांपने लगते थे और इनको अपनी कॉपी किताबों से, पुरानी किताबों से एक तरह की दुर्गंध, एक तरह की बास आने लगती। हालांकि इनमें एक्साइटमेंट भी होता कि हम बड़े हो गए हैं, बड़ी कक्षा में जा रहे हैं, कुछ सयाने हो गए हैं। फिर क्या होता, तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती। उस समय की चर्चा लेखक ने की है कि जब स्कूल का सेशन शुरू होता तो 1-1.5 महीने पढ़ाई होती और उसके 1-1.5 महीने बाद
छुट्टियां हो जाया करती थी, समर वेकेशंस हो जाया करती थी। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वो छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। छुट्टी से पहले हम लोग खूब मनाते हैं मन में, बड़े हों छोटे हों आप भी मनाते हैं कि पता नहीं कब छुट्टी होगी। और जब छुट्टी खत्म होने लगती है तो एक डर सा समा रहता है, अरे अब स्कूल जाना है, समय से उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, फिर से वही तनाव, फिर से वही मारा मारी। तो छुट्टी शुरू होने में और छुट्टी खत्म होने के बीच का ये अंतर होता है। तो उन्होंने लिखा है कि पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती थी, खूब खेलते कूदते थे, खेलने के प्रति बहुत रुचि थी, मस्त होकर के खेलते रहते थे। और इनको समर वेकेशन में होमवर्क भी मिला करता था। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते, वहां नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छुट्टियां होती थी पहले बच्चों की, या तो ददिहाल जाते थे, दादी के घर जाते थे, या तो नानी के घर जाया करते थे। बेफिक्र बचपन हुआ करता था, आज की तरह तनाव भरा बचपन बच्चों को नहीं मिलता था। तो वहां जाकर के अपनी नानी के यहाँ जाते थे, लेखक खूब दूध दही मक्खन खाते थे। नानी भी बहुत प्यार करती थी, क्योंकि साल भर में बच्चे बहुत कम ही आ पाते थे, छुट्टियों में विशेष तौर पर आते थे। नानी बहुत प्यार करती थी बच्चों को। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। इनका गांव जहाँ ये जाते थे नानी के घर में, पिछड़ा हुआ था और इतना विकसित नहीं था, लेकिन तालाब वहां पर एक बहुत बड़ा सा तालाब था। जितना ये जहाँ रहते हैं मंडी में, वहां पर जितना बड़ा तालाब था उतना ही इनके गांव में था, नानी के गांव में। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांग कर खाने लगते। नानी के प्रति लाड़ था, नानी को भी इनके प्रति बहुत लाड़ था। तो दोपहर तक ये तालाब में नहाते और उसके बाद घर आकर नानी से जो भी मांगते नानी तुरंत बनाकर इनको खिलाती है। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती। तो शहर में रहने वालों के डाइट में और गांव में रहने वालों के भोजन के तौर तरीके में थोड़ा सा अंतर होता है। वो लोग शारीरिक मेहनत ज्यादा करते हैं गांव में रहने वाले, तो इसलिए उनका डाइट भी ज्यादा होती है, खान पान भी ज्यादा होता है। तो इनका बोलने का ढंग अलग था, खान पान इनका कम था, थोड़े से में इनका पेट भर जाया करता था। तो नानी इस ढंग से बहुत खुश होती थी और अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती है। अपने बेटे के बच्चों को कहती कि तुम लोग भी इन्हीं की तरह बोल चाल का तरीका सीख लो, खाने पीने का तरीका सीख लो। जिस साल ननिहाल ना जा पाते, जिस साल हमेशा नहीं जा पाते थे अपनी नानी के घर, और जिस वर्ष ये जा नहीं पाते, उस साल भी घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीली टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। तो क्या करते ये, पहले तालाब में नहाते, उसके बाद रेत के टीले के ऊपर लेटने लगते। रेत का टीला गर्म होता, फिर ये क्या करते, गीले शरीर से फिर रेत के ऊपर खूब लथपथ हो जाते और फिर उसी तरह भागते। एक बार रेत में रहते, एक बार पानी में कूदते। इस तरह ये कई बार इस तरह का खेल किया करते थे। पहले ठंडा शरीर करते थे, फिर गर्म करते थे, फिर छलांग लगा देते थे तालाब में। रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 10-15 बार करते, इनको याद नहीं है कि ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराते थे। 5-10 बार करते थे या 15-20 बार इस प्रक्रिया को दोहराते थे। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाते जैसे बहुत अच्छे तैराक हो, लेकिन तैराकी थे नहीं, तैरना इन लोग को नहीं आता था। 1-2 साथियों को छोड़कर बाकी किसी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, और तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाते हैं। भैंस के सींग, भैंस अक्सर पानी में डूबी रहती हैं, बैठी रहती हैं, तो या तो उनकी सींग पकड़कर या उनकी पूंछ पकड़कर, दुम पकड़कर ये बाहर आने की सलाह देते। उन्हें ढाढ़स बनाते। कूदते समय मुंह में गंदा पानी भर जाता है, ये जब तालाब में कूदते तो गंदा पानी भर जाता है और बुरी तरह खांसते। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि उस समय के खेलकूद में और आज के खेलकूद में कितना अंतर है। उस समय बच्चे बाहर जाने के लिए भागते थे और आज घर में पेरेंट्स चाहते हैं, अभिभावक चाहते हैं कि हमारा बच्चा बाहर खेले, लेकिन बच्चा बाहर जाना पसंद नहीं करता। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते कि अब छुट्टी खत्म हो रही है। प्रत्येक दिन डर बढ़ता जाता, क्योंकि होमवर्क तो किया ही नहीं लोगों ने। खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने जो छुट्टियों में काम करने के लिए दिया होता
उसका हिसाब लगाने लगते कि अरे इतने सवाल मिले, इतने प्रश्न मिले हैं, कैसे दिन डिवाइड करके हम इसको पूरा करेंगे। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 में से कम सवाल कभी ना बताते। मान लो 200 प्रश्न इन्हें मिले हैं, मन में हिसाब लगाते कि ये 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेलकूद में और बीत जाते। जिस जो हिसाब लगाया था उसके हिसाब से वो 20 दिन और बिता चुके थे। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं, कि 10 सवाल एक दिन में करने की जरूरत क्या है, 15 सवाल एक दिन में कर लेंगे और इस तरह थोड़ा और कम हमको समय खेलने के लिए मिल जाएगा। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती हैं। दिन बहुत छोटे लगने लगते हैं। जब छुट्टी के 4-5 दिन बचते हैं तो मन में एक भय सा आने लगता है, एक डर सा आने लगता है। हालांकि स्कूल खुलने के बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन एक भय सा आने लगता है जैसे जैसे छुट्टियां समाप्त होने लगती है। आप भी ऐसी मानसिकता से गुजरते होंगे, आप भी ऐसा महसूस करते होंगे। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते, स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे थे जो छुट्टियों का काम करने के बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते, आसान तरीका समझते। वो सोचते कि काम क्या करना है, काम नहीं करेंगे, मास्टर जी क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पिटाई तो कर लेंगे, कर लेने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते थे, उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते हैं। लेखक पिटने से डरते थे, ऐसा नहीं था इनके मन में ये विचार था कि पिट लेंगे, तो ये पिटने से डरते थे, पिटाई से डरते थे। और उस समय जब इनका वर्क पूरा नहीं होता, काम पूरा नहीं होता, खेल के प्रति आकर्षण रहता, तब ये क्या सोचते कि इनकी सोच कैसी हो जाती, उन बहादुर बच्चों की तरह हो जाती जो पढ़ने से ज्यादा पिटना अच्छा समझते थे। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता। इनका एक नेता हुआ था, बच्चों का एक जो लीडर बन के घूमता था, वो उसका नाम ओमा था। तो हमने सपनों के से दिन कहानी के में पढ़ा और जाना। ये पार्ट फर्स्ट था। हमने ये जाना कि बच्चों की मानसिकता खेल के प्रति क्या होती है। खेल के आगे उनके लिए सारी दुनिया, सारी सुख सुविधाएं सब फीकी होती हैं। तो उस समय ना इस तरह के ह्यूमन राइट कमीशन थे, इस तरह के बच्चों के अधिकारों को लेकर ना कोई लड़ने वाला था, न टीचर डरते थे कि बच्चे की हमको पिटाई करनी है। टीचर चाहता था कि बच्चा अच्छा योग्य विद्यार्थी बनकर निकले, और पेरेंट्स चाहते थे कि हमारा बच्चा अच्छा, उसका कैरेक्टर अच्छा हो, वो सोच समझ में अच्छा हो, और वो पीटने से पहले ही भयभीत नहीं रहते थे कि बच्चा हमारी कहीं शिकायत कर सकता है। तो उस समय सब मुक्त थे। बच्चे के मन में कभी नहीं आता था कि हमारे माता पिता पीटते हैं। वो तो सोचते थे कि ये उनका अधिकार है, मुझसे गलतियां हो रही है तो ये उनका अधिकार है, वो हमको पीट सकते हैं। ना तो स्कूल के शिक्षकों से उनकी कोई शिकायत होती थी, और स्कूल के शिक्षक भी किसी गलत भाव से, कोई पूर्वाग्रह से उनकी पिटाई नहीं किया करते थे। उनका उद्देश्य सिर्फ बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाना हुआ करता था। तो ये था सपनों के से दिन का पार्ट फर्स्ट। सेकंड वीडियो में हम लोग आगे की कहानी पढ़ेंगे।